नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका ये कहना है कि पिछले 6 साल लोगों ने कई कष्ट झेले हैं। लोगों के लिए मोदी 2.0 का पहला साल बुरा रहा। पिछले 6 साल में देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। उन्होंने आगे ये कहा है कि यूपीए के वक्त में जो अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति थी उसे एनडीए ने बर्बाद कर दिया। दरअसल सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मोदी सरकार के पिछले 6 वर्षों को भारतीय इतिहास के उस दौर के रूप में याद किया जाएगा जब लोगों को सबसे अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा। मोदी 2.0 का पहला साल देश के ज्यादातर लोगों के लिए बुरा रहा है। पिछले 6 साल के दौरान खराब अर्थव्यवस्था के बावजूद अभी भी सुधार की कोशिश नहीं हो रही है। न ही रोजगार को बढ़ावा मिला, न ही गरीबों को काम और पैसा। यूपीए की बेहतर अर्थव्यवस्था एनडीए सरकार ने बर्बाद कर दी। सीएम गहलोत ने रेल मंत्री पर भी बड़ा हमला बोला। उनका यह कहना रहा कि श्रमिक ट्रेन को लेकर पीयूष गोयल को उन्होंने घेरा है। उनका कहना रहा कि अब तक 80 लोगों की मौत हुई है। एक ट्रेन को पहुंचने में 9 दिन लग गए। 40 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन लेट हैं। इन सब के लिए मंत्री जी कौन जिम्मेदार है? आप सिर्फ बीजेपी को ही देखिए। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है कि 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को पहुंचने में देरी हुई, एक को पहुंचने में 9 दिन लगे। अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं प्रधानमंत्री को सुझाव देता हूं कि श्री गोयल को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाया जाए, क्योंकि हमने भारतीय रेलवे में इस तरह की गड़बड़ी के बारे में पहले भी सुना था। उन्हें केवल बीजेपी के लिए फंड जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने दें। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान 14 पंचायतों के सरपंचों से वीसी के जरिए वो रूबरू हुए। सरपंचों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं बताईं, तो साथ उन्होंने सीएम को सुझाव भी दिए। वहीं आज हुई मेगा पंचायत में सीएम गहलोत ने कोरोना, टिड्डी, पानी की समस्या और मनरेगा पर प्रदेशवासियों को निश्चिंत रहने को कहा। कोरोना का मिजाज जो है, मिजाज किस रूप में जाएगा ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। कुछ लोग कहते हैं जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं इसमें टाइम लगेगा, कुछ लोग कहते हैं वापस बड़ा राउंड आएगा इसका भी जून, जुलाई, अगस्त के अंदर। तो ये बातें आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगी। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान सरकार इस रूप में काम कर रही है मेडिकल को लेके कि पूरे राजस्थान में टेस्टिंग सब जिले में हो। पहले हम भी टेस्टिंग भेजते थे पूना और दिल्ली के अंदर। अब हमने करीब 15,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। पीने के पानी का मैंने देखा है अधिकांश जगह पर हम लोगों ने करीब 60-65 करोड़ तो खर्च कर रहे हैं खाली पानी की ट्रांसपोर्ट करने के अंदर टैंकर से। हैंडपम्प, ट्यूबवेल की मरम्मत करवाए गए हैं, जैसे आपको बताया गया। नए खुदवाने जो तो नए खुदवाएंगे। और एवरेज साहबान को भी हमने कहा 25 लाख रुपया आप अपने क्षेत्र के अंदर जहाँ चाहो हैंडपम्प, ट्यूबवेल, पाइपलाइन लगाना है वो आप कर सकते हो। रोजगार का अधिकार कानून बना के पार्लियामेंट से आपको दे दिया गया है 100 दिन का। अब सोनिया गांधी और हम सब मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी, कि 100 दिन का नहीं 200 दिन का काम मिले देश के गरीबों को, मजदूरों को। और टीडी आई है कुछ जिलों में, 20 जिलों में। अभी तो फसलें थी नहीं इसलिए वो कम नुकसान किया। आने वाले वक्त में ये टीडी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसका भी हम ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार टीडी पर कंट्रोल करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज का ऐलान हुआ है। प्रदेश के 19 जिलों को 237 सड़क परियोजनाएं मिली हैं। 1,139 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति मिली है। उदयपुर जिले को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिले हैं, 31। वहीं पाली और टोंक जिले को 22 प्रोजेक्ट्स मिले हैं। सबसे कम प्रोजेक्ट्स मिले हैं करौली को 2 और सिरोही को 3। प्रदेश में तीसरे फेज में 2,198 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। कुल मिलाकर 237 सड़क परियोजनाएं हैं जो प्रदेश के खाते में आई हैं। 19 जिलों को मिली हैं। 1,139 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है। उदयपुर जिले को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट 31 मिले हैं। पाली और टोंक को 22 प्रोजेक्ट्स मिले हैं। सबसे कम करौली को 2, वहीं सिरोही को 3।
12 में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मिट्टी खुदाई के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। मिट्टी के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। खबर से जुड़ी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा रहा। मिट्टी खुदाई चल रही थी, इसी दौरान ये हादसा सामने आया। मिट्टी के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पूरा है हमारे रामगढ़ चौकी क्षेत्र में है, गांव दौलतपुरा। वहाँ से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति कोई नदी में खनन करते हुए दब गए हैं। इस सूचना पर हम पहुँचे तो वहाँ पे क्या है कि ये लोग रेत निकाल रहे थे, बजरी जो मजदूरी टाइप में ऐसे लोग थे। 2 व्यक्ति वहाँ दबने से और उनकी मृत्यु हो गई। जोधपुर में कार और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार और टैक्सी को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही टक्कर जितनी भयावह थी, उस लिहाज से तमाम तरह के अंदेशे जन्म लेते हैं, वो नहीं हुए, किसी की जान नहीं गई। अलवर में सियासी रंजिश और रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 18 लोग घायल हुए हैं। ये वारदात किशनगढ़ थाना के रावका गांव की है। घायलों में 5 की हालत गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक फजर के बेटे नसर ने बताया कि सरपंच चुनाव में रश्मीना को वोट नहीं देने पर सरपंच रश्मीना के पति और परिवार के लोगों ने रास्ते के विवाद को मुद्दा बनाकर फायरिंग की और लाठी फरसी से हमला कर दिया। की डाणी पड़ती है, वहाँ रास्ते को लेकर के विवाद था, जिसमें वर्तमान सरपंच जमशेद व इसके सामने जो चुनाव लड़ रहा था रशीद पक्ष, दोनों के अंदर आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें रशीद पक्ष के भी 10 आदमियों करीब चोटें लगी हैं और जमशेद के भी 8 आदमियों के चोटें लगी हैं, जिसमें से एक बुढ़ा आदमी फजर नाम का व्यक्ति है, इसकी मौके पर डेथ हो गई। वोटों से चल रही थी, इसने अपना रास्ता बंद कर दिया, हम इसको नहीं निकलने देंगे यहाँ पे। तो हमने भी उसके बाद हमने भी अपना रास्ता रोक दिया। तो इन्होंने पुलिस के लिए फ़ोन किया तो पुलिस ने उस बाढ़ को हटा दिया। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, पुलिस ने हटा दिया तो कोई बात नहीं है। सर इसमें हमारे पगडंडी बंद करी एक रास्ता। अच्छा, वो रास्ता बंद कर दिया हमने, फिर हमने भी थोड़ा बहुत रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद में झगड़ा हुआ हमारे सरपंच के साथ। हम तो बाजरा बो रहा था वहाँ, हमको ये मालूम नहीं कोई लड़ाई होगी नहीं होगी, हमको कोई मालूम नहीं। दौसा पुलिस ने लग्जरी कार लूट के मामले में हिमांशु गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी रविंद्र चौधरी ने बताया कि हिमांशु गैंग ने 14 मार्च को दौसा सदर थाना क्षेत्र के इलाके से लग्जरी कार की लूट की थी और ड्राइवर को दिल्ली हाईवे पर फेंक दिया था। पुलिस का दावा है शेष आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। ये 14 मार्च 2020 को बंडाणा में नेशनल हाईवे 21 पर हिमांशु गैंग के द्वारा हथियारों के दम पर ब्रीजा कार की लूट की गई थी और कार चालक को दिल्ली हाईवे पर गुड़गांव के पास में पटक के चले गए थे। उक्त प्रकरण में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और लूटी गई कार को बरामद किया गया है। और चलिए अब बात प्रदेश में हो रही वारदातों की। जयपुर में 10 लाख का बैग, माफ कीजिएगा 10 लाख रुपए जिस बैग में रखे थे वो चोरी हुआ। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वहीं दूसरी तस्वीर अजमेर की जहां दिन दहाड़े महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और अब बात कर लें नशे पर नकेल की, तो श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थाना पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में विजयनगर रोड पर नाकेबंदी के दौरान 2 तस्करों को 3000 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर बीएसएफ और रायसिंह नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों तस्करों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उसमें से एक उदयपुर की भी है। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और हथकढ़ शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा। साथ ही उदयपुर में ही
आबकारी विभाग की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। गश्त के दौरान आबकारी विभाग की टीम को भूतपुरा गांव के पास खेतों में अवैध शराब बनाने की जानकारी मिली। ऐसे में दबिश दी तो मौके से अवैध शराब की बोतलें और वॉश बरामद किया। और अब आप देखिए, जब अलवर में महिलाओं को पानी की किल्लत हुई तो उन्होंने मंत्री के ऑफिस में क्या किया। महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो भी मंत्री टीकाराम जूली के ऑफिस में। प्रदर्शनकारी महिलाएं कई बार जलदाय विभाग और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर पर चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन जब पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो ये महिलाएं मंत्री के ऑफिस पहुंची और मटका फोड़ प्रदर्शन किया। और उठता और ये स्कूल में 3-3 4-4 बोर और मारा ओडी ना है एक भी बोर उठता भर के ले आवा पानी। सब दुनिया ललकार फटकार हमारे खेता में तो पानी भर के ले आवा। हमारे पानी भरने नहीं देते और पहले गांव में मोटर लग रही है और अब भी लगा दी और वहाँ से हमको पानी भर ना दे और नली काट दे हमारी। हमको पानी की समस्या 4-5 साल हो गई, कोई नहीं सुनता, हमारी सरपंच भी नहीं सुनता और कोई भी नहीं सुनता। हम कलेक्टर के पास गए थे और ये टीकाराम जूली के पास आए तो हमको धक्का दे के भगा दिया। और पानी की समस्या बता रही है, पानी नहीं तो मंत्री जी के ये गेट के पास में खड़े समझा दिया, बैठी है साइड में समझा रहे हैं, करेंगे और अधिकारियों से JN साहब से उनसे बात करेंगे। अलवर के कस्बे और गांव में टिड्डियों का दल आने से हड़कंप है। सूचना के बाद थाना गाजी विधायक कांति मीणा समेत जिले के समस्त कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे और कल रात से सर्च ऑपरेशन कर टिड्डी दल को दवा का स्प्रे कर खत्म किया। इस दौरान विधायक ने कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए पाबंद किया और स्प्रे करने का कार्य आगे भी जारी रखने को कहा। टिड्डी दल कल रात को 8:30 बजे के आसपास प्रतापगढ़ क्षेत्र में ग्राम चांदपुर और गुंडला की ढाणी और प्रतापगढ़ के आसपास जंगलिक की पहाड़ी के आसपास देखा गया। उसका हमने शाम को उसका रेस्क्यू किया गया, जिसमें हमारे 3 दमकल गाड़ियां और 11 ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रेयर थे। कोटा में टिड्डियों के बड़े दल ने अटैक किया है। गुमानपुरा वल्लभबाड़ी समेत शहर के कई इलाकों के आसमान पर यह आफत मंडरा रही है। बीती रात 3 दमकल और 5 ट्रैक्टर पावर स्प्रे मशीनों से इन पर दवा का छिड़काव किया गया, लेकिन आज सुबह टिड्डियों ने फिर उड़ान भरी। शहरवासी और जिले के किसानों में आतंक है। शहर में टिड्डियों के दल ने, पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने अटैक किया है और बड़ा अटैक किया है 1 से 1.5 किलोमीटर के परिधि में। लेकिन अभी हवा में लाखों की तादाद में ये टिड्डियां हैं और ये मंडरा रही है। कुछ लोग हैं जो टिड्डियों को लेकर अचंभित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, टिड्डियां देखिए आपने कितनी संख्या में आई होगी टिड्डियां? ये लाखों करोड़ों के हिसाब से आई हुई टिड्डियां। जी जी, कब से आई है कोटा में? कल शाम को 7 बजे से। जी जी, 7 बजे से। तो अभी क्या हो रहा है अभी शहर में? टिड्डियां उड़ रही नजर आ रही हैं। अभी टिड्डियां उड़ रही नजर आ रही, काफी से सुबह से ही नजर आ रही है। आपने भी देखी टिड्डियां? बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में टिड्डियां आई हुई है और इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर पेड़ पे लाखों की तादाद में बैठी हुई है। पूरे पेड़ इनके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, पत्ते भी नज़र नहीं आ रहे। और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कितनी संख्या में देखी है अभी? क्या उड़ रही है ये सर के ऊपर? पूरे एरिया में, वल्लभबाड़ी के पूरे एरिया में उड़ रही हैं। तो अपने सुबह शाम को 7 बजे तक उड़ रही हैं। तो हम देख रहे हैं छत से, तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। कब नजर आए आपको शहर में ये? कहाँ थे आप जब नजर आई और क्या देखा आपने? ड्यूटी से आ रहे थे छुट्टी करके। जी जी। तो अभी हम बाहर निकले 10 बजे करीब, 8:30 बजे तक। तो अभी देखा तो छत पूरी ऐसी हो रही है। जी जी। तो पेड़ों को नुकसान, फसलों को भी नुकसान कर सकती है, किसानों की फसलों को कर सकती है। किसानों की फसलों को नुकसान कर सकती हैं। तो होइयाँ भी है बहुत सारी है। तो हम देखते देखते आ रहे हैं, तो अभी फिर देख रहे हैं हमने बल्लभा इधर गए अपने बड़गांव के गुरुद्वारे की साइड, इधर भी अच्छी है। ये किसी खुशी के मौके के पटाखे नहीं हैं जो आप कुछ ही देर में देखेंगे। दिवाली का मौका भी नहीं है, तो फिर आप जरूर सोचेंगे आखिर पटाखे क्यों फोड़े जा रहे हैं। बता दें आखिर पटाखे फोड़ने की वजह क्या है। देखिए, इस आतंक को जिसने पूरे राजस्थान में आतंक मचा रखा है, इसी उड़ते आतंक से निजात पाने के लिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं ताकि टिड्डियों को यहां से भगाया जा सके।
जहां एक और मोदी सरकार के 6 साल पूरा होने पर बीजेपी कामयाबी के सुर लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के पिछले 6 साल पर हमला बोला और कहा कि लोगों की आवाज दबा रही है सरकार। वहीं श्रमिक ट्रेन में लापरवाही के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल का इस्तीफा मांगा। आवाज दबाना, विपक्ष को कुचलना, हर पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, चिंतक, उसकी सोच को रौंद देना भारतीय जनता पार्टी सरकार की फासिस्ट नीति का हिस्सा है। इसीलिए सत्ता के वातानुकूलित एयर कंडीशन भवनों में बैठे बड़े बड़े भाजपाई नेतृत्व को वो लाखों करोड़ों मजदूर जो पांव में फफोले लिए पैदल चले जा रहे हैं, उनका दर्द दिखता नहीं। पहली बार रास्ता भटक गई, 5-5 दिन के बाद भूखे प्यासे, बगैर पानी, बगैर रोटी के वो लोग बड़ा मुश्किल से अपने घर पहुंचे। घंटों का सफर 5 और 6 दिन में 40 ट्रेन ने पूरा किया। क्या इसके लिए पीयूष गोयल जी जिम्मेवार नहीं? आज हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ साथ रेल मंत्री की बर्खास्तगी, पीयूष गोयल जी की बर्खास्तगी की घोषणा भी करते। डूंगरपुर में बोरवेल खोदने वाला एक ट्रक बर्निंग ट्रक में तब्दील हो गया। बोरवेल की खुदाई के दौरान मशीन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर ट्रक ने आग पकड़ ली। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मशीन जलकर खाक हो गई। कोटा के कोचिंग संस्थानों को उम्मीद है कि जल्द ही क्लासरूम कोचिंग शुरू होगी। इसे लेकर कोचिंग संस्थानों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोचिंग के दौरान किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए इन संस्थाओं ने कई मापदंड भी तैयार कर लिए हैं। ये मापदंड कैसे होंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। कोचिंग फिल गुलजार होने जा रही है और से बच्चों की एंट्री होगी। इस तरह का ये सैनिटाइजर कक्ष होगा। उसके अंदर से जब बच्चे निकलेंगे और सीधा कोचिंग संस्थान में प्रवेश करेंगे। तमाम सावधानियां अब कोचिंग संस्थान में बरती जाएगी। जो बच्चे यहां पर आएंगे उनकी सुरक्षा के साथ साथ अभिभावकों का विश्वास भी कायम रहे कि बच्चा जो है कोरोना संक्रमण काल के दौरान किस तरह की सुविधाएं जो है कोटा में बच्चों की सुरक्षा को लेकर की जा रही है। यह आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ से जो है इस तरह से एंट्री होगी। कोचिंग संस्थान ने अपनी जो गाइडलाइन बनाई है उसके मुताबिक तमाम वो चीज़ें, तमाम वो पहलू जो है वो अपनाए जाएंगे जिसके तहत बच्चों की सुरक्षा कायम रहे। जब बच्चा को संस्थान में अंदर प्रवेश करेगा तो उसके बाद उसको छतरी के साथ साथ मास्क अनिवार्य होगा, क्योंकि छतरी से सोशल डिस्टेंसिंग होगी। और उसके बाद ये इस तरह का मास्क उनको पहनाया जाएगा। फेस शीट ये है ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके। इस तरह से ये बच्चे जो है इसको पहनेंगे और उसके बाद कोचिंग संस्थान में क्लास में जो है वो दाखिल होंगे। तमाम सावधानियां बरती जा रही है क्योंकि अब कुछ दिन बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू करनी है। ऐसे में संस्थान ने पहल करते हुए अपनी ओर से जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन को इस तरह फॉलो किया जाएगा कि जब बच्चा संस्थान में आ जाएगा उसके बाद ये शीट पहनाई जाएगी और फिर ऐसे थर्मल टेस्टिंग उसकी होगी, सैनिटाइज उसको किया जाएगा। प्रॉब्लम काउंटर्स जो हैं वो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी हो, उसका भी पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्चों की एंट्री हो रही है और कैसे कोरोना से बचाव का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में अब बच्चे वापस लौटेंगे और कोचिंग संस्थाओं में ऑफलाइन की क्लासेज जो है वो शुरू होगी। ये फेस शीट बनाई गई है जिसके ज़रिए बच्चों को पहनाया जा रहा है और फिर इस शीट को पहनकर ही बच्चे क्लासरूम में बैठेंगे। उससे पहले यहाँ पर उनकी थर्मल टेस्टिंग होगी। हर रोज़ ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। तमाम बच्चे जब दाखिल होंगे तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो, उसका भी इंतज़ाम किया गया है ताकि तिरछे क्रम में बच्चों को बैठाया जाएगा। क्लासरूम में संख्या कम कर दी गई है, जो पहले की संख्या हुआ करती थी उसमें कटौती कर दी गई है। और प्रॉब्लम काउंटर्स भी आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम काउंटर्स जो है, क्योंकि क्लास अटेंड करने के बाद बच्चा सीधा प्रॉब्लम काउंटर्स पे आता है, उनके जो सवालात होते हैं उनको करने के लिए आता है, तो यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाएगी। और अब इस तरह से कोचिंग संस्थान में
बच्चे दाखिल होंगे और अपने क्लासरूम में जब ये बैठेंगे तो तिरछे क्रम में इनको बैठाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और संवाददाता शाकिर अली ने एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी से भी बात की। सिटी कोटा इतिहास रचती आई है और एक बार फिर लॉकडाउन के दौरान भी कोचिंग सिटी ने इतिहास रचा था। सर, बच्चे सुरक्षित घर अपने चले गए थे, अब वापस, क्योंकि एडमिशन भी 1 लाख से ज़्यादा हुए हैं, अब वापस ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। क्या तैयारियां अपनी तरफ से की गई है कि अभिभावकों का विश्वास भी रहे और बच्चों की सुरक्षा भी रहे? देखिए, जिस समय बच्चे यहाँ से गए थे तो वो बच्चे तो उस स्थिति में गए थे जब यहाँ पे और पूरे भारत में सब चीज़ बंद थी। अब जैसे जैसे सरकार फ़्लाइट्स चालू हुई हैं, अब वो ट्रेनें भी 1 तारीख से चालू हो रही हैं और कई चीज़ों को अब परमिशन दी गई है। आपने देखा है सारे मार्केट अब खुल गए हैं, तो जो व्यवस्थाएं बच्चों की अब वापस, जो हमको वापस पटरी पे लाना है, और उनकी जो सबसे बड़ी इच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं पिछले 2 महीने से, लेकिन जो उनका टीचर के साथ जो एक लगाव होता है और जो उनको माहौल मिलता है आपस में एक साथ रहने का, वो उसके लिए तरस रहे हैं। तो उसको वापस शुरू करना हमारी प्राथमिकता है और सरकार भी अब उसमें इनिशिएटिव ले रही है। तो हमने जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में 2 महीने बाद ओपीडी सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 2 महीने से ओपीडी सेवाएं बंद थीं, लेकिन अब एमडीएम प्रशासन ने 1 जून से 90% ओपीडी सेवाएं शुरू करने का निर्णय ले लिया है। ओपीडी शुरू करने से पहले अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। न्यू ओपीडी विंग में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मार्किंग की गई है। साथ ही मरीजों के वेटिंग हॉल में बैठने वाली जगह पर क्रॉस का निशान बनाया गया है। पिछले बुधवार से स्किन का आउटडोर शुरू कर दिया और उसकी जब व्यवस्था बनी रही तो 2 दिन पहले हमने आई ओपीडी भी शुरू कर दिया। अब सोमवार से इस मुख्य भवन में मेडिसिन का, सर्जरी का, ऑर्थोपेडिक्स का और न्यूरो सर्जरी का ओपीडी भी रेगुलर शुरू कर देंगे, जैसे पहले चलता था, ताकि जो नॉन कोविड के मरीज हैं उनको राहत मिले। क्या इंसान और क्या जानवर, कोरोना के कहर ने किसी को नहीं बख्शा है। हर किसी का हाल बेहाल है। अजमेर में कोरोना के चलते घोड़ी बग्घी कारोबार चौपट हो गया है। धंधे से जुड़े कारोबारियों के सामने 2 जून की रोटी के लाले तो पड़े ही हैं। इनसे जुड़े बेजुबान घोड़ा घोड़ी भी भूखमरी के कगार पर हैं। हमें करीबन अजमेर शहर में 300 से 400 घोड़े हैं, जो कुछ टांगे में चलते हैं, कुछ शादियों में घोड़ियाँ चलती हैं। इनका पेट पालना हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। हम सरकार से कुछ सहायता चाहते हैं कि हमें कुछ सब्सिडी या कुछ कम रेट पे दाना वगैरह दिया जाए, ताकि हम अपने पशुओं को पाल सकें। कोरोना से जागरूकता के लिए लोग एक से बढ़कर एक तरीके अपना रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। अलवर में लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर मिकी माउस और मोटू पतलू उतर आए। बाइक से आने जाने वालों को मास्क लगाने और सैनिटाइजर से हाथ धोने की सलाह दी। दरअसल कोरोना काल में कुछ लापरवाह लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसे में युवा शक्ति संघ की ओर से मुखौटे और बैनर के जरिए ये पहल की गई। युवा शक्ति संघ YSS के द्वारा आज अलवर शहर के भगत सिंह चौराहे पर हमने आमजन को इस कोरोना वायरस बीमारी से जागरूक करने के लिए मुखौटों और बैनर के माध्यम से हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज़ करें और हैंड को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र का यूज करें और जितनी भी ज़्यादा हो सके तो घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के लिए बाहर जाएं। संदेश पब्लिक को ये दे रहे हैं कि आज भी लोगों के मन में ये है कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और जो ये कोरोना महामारी है ये फैल नहीं रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमारी टीम ने आज संकल्प लिया है, जो ADM साहब के पास जाकर परमिशन लेकर आए, हम सारे मिलकर जो हमारे YSS संगठन द्वारा जो मिलकर ये काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक ये कर रहे हैं। आपने बचपन में दादी नानी की कहानियों के दौरान तोता मैना के प्रेम के किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको तोता मैना से मिलवाने जा रहे हैं। जी हां, राजसमंद में 11 साल के करण सेन ने अपने घर में एक तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था, जिनका नाम राधा कृष्णा रखा गया। ये दोनों कुछ दिनों पहले गुम हो गए। लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन लॉकडाउन खुलने पर वो तोता मैना एक महिला के पास मिले, लेकिन पुलिस की मदद से करण को वो तोता मैना मिल गए।
उसके ऊपर शंका हुई महिला को, फिर मैं थाने में आया। फिर थानेदार साहब ने 2 स्टाफ को भेजा और फिर मेरे तोते दिलाए। तो बहुत खुश रहता हूँ ये कि अभी सो रहे थे हम लोग अंदर में, तो फिर ये इन्होंने मतलब हमें थाना बुलाया था, जो फिर आए। करीब आधा किलोमीटर दूर एक महिला के मकान में होने की जानकारी है, जहाँ पे अंगूर की बेल थी। उसने कहा कि वहाँ मेरे तोते हैं। इस पर मैंने मेरे एक साहब और एक कांस्टेबल को उसके साथ में भेजा और उस मकान पर जाकर के उसने अपने दोनों तोते को राधा कृष्ण नाम से आवाज़ लगी। तोते आवाज़ सुनते ही उसके कंधे पर आकर बैठ गए और बल्ला काफ़ी प्रफुल्लित हुआ। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पीर ख्वाजा उस्मान हारवनी का उर्स आज कुल की रस्म के साथ संपन्न हो गया। हालांकि इस उर्स में जहां हज़ारों ज़ायरीन शरीक होते हैं, वो लॉकडाउन के चलते यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन दरगाह दीवान के बेटे नसीरुद्दीन चिश्ती ने प्रशासन से इजाज़त लेकर रस्म अदायगी की। आज कुल की महफिल हुई, उसके बाद में महफिल खाने से होते हुए उमर शरीफ में कुल की फातह की गई। उसमें ख़ास मखसूस दुआ की गई, उसमें पूरे मुल्क के लिए दुआ की गई, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ की गई। जो आम तौर में ज़ायरीनों के लिए की जाती है वो तो की गई, इस बार मखसूस दुआ ये की गई कि अल्लाह ताला ये जो वबा जो चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो दुनिया परेशान हाल है, इस वबा से जल्द आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को, इंसानियत को इससे निजात दिलाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।